जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा सवाल सामने खड़ा था। ये सवाल था पहचान का, अपनेपन का। और ये सवाल उन लाखों लोगों के लिए था जो थे तो भारतीय पर रहते भारत की सरहदों के पार थे। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो जरा सोचिए, साल है 1950। भारत एक बिल्कुल नया नया गणतंत्र बना है। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनकी जड़ें तो यहीं की थीं, जिनके दादा दादी नाना नानी सब इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, पर वो खुद दुनिया के अलग अलग कोनों में जा बसे थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या भारत उन्हें अपना मानेगा, क्या उन्हें भारतीय कहलाने का हक मिलेगा। आप देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी पेच नहीं था, एक बहुत ही इमोशनल, एक जज्बाती सवाल था। और हमारे संविधान बनाने वालों ने इस गहरे और कॉम्प्लेक्स सवाल का एक बहुत ही साफ, बहुत ही सुलझावा जवाब दिया। और वो जवाब था अनुच्छेद 8। जी हां, यही वो आर्टिकल था जिसने दुनिया भर में बसे भारतवंशियों के लिए नागरिकता का दरवाजा खोल दिया। तो सवाल उठता है कि ये अनुच्छेद 8, ये आर्टिकल 8 आखिर है क्या। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझे ना, तो ये संविधान का वो हिस्सा है जो इंडिया के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को सिटीजनशिप के राइट्स देता है, उनके अधिकारों को पहचानता है। एक तरह से समझिए कि ये उनके लिए भारत से जुड़ने का एक ऑफिशियल, एक संवैधानिक रास्ता था। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। मतलब ठीक है, रास्ता तो बना दिया, पर उस रास्ते पर चलने के लिए क्या करना होगा। तो इस संवैधानिक दरवाजे से गुजरने के लिए दो बहुत ही क्लियर शर्तें रखी गईं। चलिए देखते हैं कि वो दो शर्तें क्या थीं जिनको पूरा करके कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, भारत का नागरिक बन सकता था। और कमाल की बात यह है कि प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा गया। पहली शर्त थी एंसेस्ट्री लिंक, यानी वंश का जुड़ाव। इसका मतलब था कि उस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। ये शर्त क्या साबित करती थी? यही कि आपकी जड़ें, आपकी विरासत इसी जमीन से जुड़ी हैं। और दूसरी शर्त, वो थी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। बस आपको उस देश में जो इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट है, वहां जाकर खुद को एक इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर करवाना था। बस ये एक तरह से आपकी अपनी मर्जी से अपनी भारतीय पहचान को अपनाने जैसा था। लेकिन एक मिनट, सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे की सोच क्या थी? आखिर क्यों संविधान बनाने वाले इतनी दूर की सोच रहे थे? देखिए, ये सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं था। ये नए भारत के एक बहुत बड़े विजन को, एक बहुत ही इंक्लूसिव सोच को दिखाता है। और ये बात इस कोर्ट में कितनी खूबसूरती से सामने आती है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की, खासकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान लोगों की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो भारत की सीमाओं के अंदर रह रहे थे, बल्कि उनका भी ख्याल रखा जो भले ही फिजिकली दूर थे, पर जिनका दिल हमेशा हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। तो आज के दौर में आर्टिकल 8 इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये इंडियन डायस्पोरा के राइट्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है। दूसरी बात, ये दिखाता है कि भारत और दुनिया भर में फैले उसके लोगों के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना मजबूत है। ये एक मैसेज है कि आप कहीं भी रहिए, भारत आपको अपना ही हिस्सा मानता है। और हाँ, एक प्रैक्टिकल बात भी है। जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आज भी एक हॉट टॉपिक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिकल 8 को सिर्फ एक लीगल रूल की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये उससे बहुत ज़्यादा है। ये एक सिंबल है, एक कनेक्शन का, एक रिश्ते का। ये असल में एक ऐसा मजबूत पुल है जो देशों के बीच की दूरियों और पीढ़ियों के फासले को भी कम कर देता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अनुच्छेद 8 सिर्फ एक नियम नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज है, एक ऐसा पुल जो भारत को उसके ग्लोबल परिवार से जोड़ता है और हमें ये भी याद दिलाता है कि घर की परिभाषा किसी मैप पर खींची लकीरों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपनी फिजिकल बाउंड्रीज के पार अपनेपन की भावना को, बिलोंगिंग के आइडिया को कैसे डिफाइन करता है। अनुच्छेद 8 इस सवाल का भारत का अपना एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला जवाब है।